हेलो साथियों, आज कक्षा 9 के लिए गति नामक पाठ से आगे एक्सेलरेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं और फिर गति के समीकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण कहा जाता है, क्या होता है? साथियों, एक्सेलरेशन की परिभाषा है कि इकाई समय में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग परिवर्तन को, मान लिया कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, अर्थात कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है और t सेकेंड बीतने के बाद उसका वेग v हो जाता है। साथियों, तो फिर वेग में परिवर्तन कितना हुआ? t सेकेंड में जो वेग में परिवर्तन हुआ वह v माइनस u हुआ। यह t सेकेंड में वेग में परिवर्तन हुआ। अब t सेकेंड में इतना वेग परिवर्तन, तो फिर 1 सेकेंड में कितना t से भाग दे देते हैं। ये सामान्य गणित है। आप जानते हैं, यदि कहा जाए कि 5 आम के दाम 25 रुपये, तो 1 आम का 5 से भाग दे देते हैं। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, वेग में कितना परिवर्तन हुआ t सेकेंड के अंतर्गत? तो v माइनस u, और t से भाग दे दिया। तो ये वास्तव में क्या हुआ? 1 सेकेंड में वेग में क्या परिवर्तन हुआ? तो इसी को त्वरण कहते हैं, त्वरण। और इसका संकेत a है। त्वरण a बराबर v माइनस u अपान t। इसको v माइनस u को यदि बहुत कम यह राशि हो तो डेल्टा v लिखा जाता है, और समय अंतराल जो है इसको डेल्टा t लिखा जाता है। तो डेल्टा v अपान डेल्टा t। परिभाषा याद रखनी मन में बहुत ज़रूरी है, इसको कंठस्थ करना, त्वरण को समझना कि त्वरण क्या है। तो किसी वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में कितनी वृद्धि हो रही है या 1 सेकेंड में कितनी कमी हो रही है, इसको त्वरण कहते हैं। यदि यह वृद्धि हो रही है लगातार, तो इसे तो पॉजिटिव त्वरण या सामान्यतः केवल त्वरण कहते हैं। लेकिन कमी हो रही है निरंतर, तो इसको हम मंदन कहते हैं या अवत्वरण कहते हैं या निगेटिव त्वरण कहते हैं। आप उदाहरण के लिए कक्षा 8 तक हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर समय गुणे चाल, ये सामान्य सूत्र है जब समान वेग हो। किंतु प्रकृति में, व्यवहार में कोई भी वेग ऐसे एक समान नहीं होता। जब हम मोटरसाइकिल या साइकिल से चलते हैं तो देखिए, गति पैडल दबाते हैं या इंजन कार्य करता है, गति बढ़ती जाती है, वेग बढ़ता है कुछ समय तक और एक निश्चित स्पीड फिर आती है, फिर रोकना होता है तो धीरे धीरे वेग कम होता है। तो वहाँ अब स्तर हमारा बढ़ेगा। त्वरण 1 सेकेंड में हुआ वेग परिवर्तन को कहते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान t, यह त्वरण हुआ। आइए अब गति के समीकरणों के बारे में चर्चा करते हैं विस्तार से। गति से संबंधित 3 समीकरण हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। वह गति विज्ञान का रीढ़ है एक हिसाब से। ये समीकरण है साथियों कि v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हैं। एक एक समीकरण को हम बारी बारी से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आइए इसको मिटा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन
यह, इसके लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। माना कोई वस्तु ए त्वरण के अधीन, ये त्वरण के अधीन का मतलब ये त्वरण उसमें है, ये त्वरण के अधीन u प्रारंभिक वेग से चलकर वेग से यस दूरी चलकर t सेकेंड में भी वेग प्राप्त कर लेती है, ये हमने मान लिया। इसमें 5 राशियां हैं। ए त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है, यह u है, देखिए u प्रारंभिक वेग, यस विस्थापन या दूरी कहेंगे, यह t जो है समय है, अभी अंतिम वेग है। इन 5 राशियों में से 3-3 राशियां लेकर 4-4 राशियां लेकर के हम समीकरण बनाए हैं, बनेगा। आइए अब प्रथम समीकरण के लिए क्या करना होगा। त्वरण की परिभाषा पर पुनः एक बार जाएं हम। त्वरण क्या है, तो 1 सेकेंड में वेग में परिवर्तन है। और अभी हमने निकाला था परिभाषा किसकी परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से ए वी नो डैट, हम जानते हैं ए बराबर v माइनस यू अपान टी, और सब u भी सब हमने मान लिया है। ए बराबर या ए हो जाएगा a इंटू टी बराबर v माइनस यू। पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। यही गति का प्रथम समीकरण है। इस प्रकार प्रथम समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए। प्रथम समीकरण का निगमन हम लोगों ने कर लिया साथियों। ये प्रथम समीकरण है। कैसे आया, तो त्वरण की परिभाषा से, और वही है परिभाषा से ही हमने पक्षांतर करके एक इक्वेशन के रूप में हमें प्राप्त कर लिया। यह गति का प्रथम समीकरण है। गति का दूसरा यहाँ मिटा देते हैं, श्याम पट पर नीचे नहीं दिखेगा इसलिए मिटा देते हैं, आपने देख लिया होगा। अब सेकेंड समीकरण, फर्स्ट समीकरण हमने नोट कर लिया है यहाँ से, और यह बहुत ही सरल है। सेकेंड समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करें, कुछ हमें थॉट करना है यहाँ पर। और देखिए, गति प्रारंभ से 1 सेकेंड है यह, बाद वेग। त्वरण की परिभाषा से साथियों प्रारंभिक वेग u है, और 1 सेकेंड बाद वेग क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि 1 सेकेंड बाद जो वेग होगा a की वृद्धि होगी, त्वरण के बराबर वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि त्वरण की परिभाषा यही है कि 1 सेकेंड में वेग में हुआ परिवर्तन। इसलिए प्रारंभिक वेग यदि u है तो 1 सेकेंड बाद जो वस्तु का वेग होगा u प्लस a हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब गति समाप्त हुई उस समय वेग तो भी था, लेकिन गति समाप्त से 1 सेकेंड पूर्व जो वेग होगा वह क्या होगा, गति समाप्त से
1 सेकेंड, ठीक, 1 सेकेंड पूर्व वेग, यह बराबर हो जाएगा t सेकेंड पर वेग v था और उससे 1 सेकेंड पूर्व 1 कम होगा v माइनस ए। दोनों वेगों का औसत लिया जाए, औसत, तो यह हो जाएगा दोनों का योग अपान 2, यानी 2 से भाग देंगे, u प्लस ए प्लस v माइनस ए अपान 2। आप देख रहे हैं प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा और ये हो जाएगा u प्लस v बटे 2। थोड़ा और आगे हम विचार करते हैं। 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड पहले जैसे गति प्रारंभ से 2 सेकेंड बाद वेग बराबर हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार u प्लस 2a, और गति समाप्त से 2 सेकेंड पूर्व वेग बराबर v माइनस 2a। औसत वेग पुनः लें, औसत वेग जो होगा यह दोनों के योग का आधा होगा, यानी u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपान 2। इन दोनों वेगों को जोड़ा और आधा कर दिया, अर्थात 2 से भाग दे दिया। आप देख रहे हैं कि यह भी 2a कट जाएगा, u प्लस v अपान 2। इसी प्रकार साथियों t सेकेंड बाद, गति प्रारंभ से t सेकेंड बाद वेग यदि हम देखें तो यह u प्लस ta, यहाँ 2a हुआ, उसी प्रकार ta वेग होगा, और गति समाप्त से t सेकेंड पहले जो वेग होगा वह v माइनस ta होगा। इन दोनों वेगों का भी योग करें तो u प्लस v अपान 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इतना तर्क करने का मतलब यह है कि यद्यपि वस्तु का वेग लगातार परिवर्तनशील है, बढ़ रहा है, किंतु हम यह मान सकते हैं कि गति करने वाली जो वस्तु है वह u प्लस v अपान 2 नियत यानी स्थिर वेग से पूरे t समय तक गति करती रही। और जब यह नियत वेग हो गया तो हम जानते हैं चली गई दूरी बराबर वेग गुणे समय। तो हम निकाल सकते हैं यदि इस वेग को मान लिया जाए कि पूरे समय तक चलती रहे, अतः चली गई दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणे समय। और वेग कितना है, u प्लस v अपान 2, और समय आप जानते हैं t सेकेंड है। इस समीकरण में यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है, गति का प्रथम इक्वेशन है जो अभी हमने निकाला है, v का मान रख दिया जाए तो यह हो जाएगा u प्लस v के जगह पर u प्लस a t, और यह अपान 2 हो जाएगा पूरे का बटा 2, और गुणा t हो जाएगा t। आप देखें u प्लस u 2u और अपान 2u, इसको लिखें तो u हो जाएगा प्लस u मिलकर 2u हुआ, 2u प्लस at और अपान 2 और इंटू t। अब t से गुणा करें तो t से गुणा होगा और 2 को से भी
हम भाग दे दें तो यह सीधा साथियों हो जाएगा, शायद नहीं आ रहा है श्यामपट पर। तो पुनः ऊपर देखते हैं, यहाँ से पुनः देखते हैं साथियों, सारी मैंने ध्यान नहीं दिया। वेग गुणे समय, और आइए पुनः इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं। श्यामपट कुछ देखिए, हमने लिखा था वेग गुणे समय, और वेग हमारा दूरी बराबर वेग गुणे समय, दूरी बराबर वेग गुणे समय था। समय बर्बाद हुआ, इसके लिए बहुत ही खेद है। अब वेग था हमारा u प्लस v अपान 2 इंटू यह समय t है। समय t v का मान यदि रख दें समीकरण 1 से, जो अभी हमने समीकरण प्राप्त किया है गति का, तो u प्लस पुनः u प्लस at, यह v का मान है इतना, और सबका बटा 2 है तो बटे 2, और गुण है यह t, u मिलकर के 2u, और t से गुणा करें तो यह हो जाएगा ut प्लस, यहाँ t से गुणा करें तो at स्क्वायर और बटा 2 रह जाएगा। इसको लिख देते हैं 1/2 at स्क्वायर। तो यह गति का दूसरा समीकरण हुआ जो अति महत्वपूर्ण है। यह इसे हम दूरी को s के द्वारा डिनोट करते हैं। यह गति का सेकेंड इक्वेशन है साथियों, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आइए फिर हम तीसरे समीकरण को प्राप्त करते हैं। आप देख रहे होंगे, ध्यान कर लीजिए, पुनः मिटाना पड़ेगा इसको। तो यह दूसरा समीकरण, तीसरे इक्वेशन को कैसे प्राप्त करें हम, आइए यहाँ शायद हो जाएगा। यह सेकेंड इक्वेशन था, और यह थर्ड इक्वेशन कैसे हम प्राप्त करें। थर्ड इक्वेशन के लिए फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। फर्स्ट इक्वेशन आप है जानते हैं, v बराबर u प्लस at। आप जानते होंगे कि इधर तो v स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे करें तो इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग होगा, इसका वर्ग, तो ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन गलती कई बार हो जाती है कि इसका वर्ग करें तो आप u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर लिख दिया जाता है गलती से, वहीं पर गलत हो जाता है। यहाँ सूत्र लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और जो सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यह बहुत ध्यान देने की बात है, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो इसका वर्ग करें तो यह u स्क्वायर प्लस इसका वर्ग a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2ab, 2 यहाँ पर u है एक जगह पर, और a इंटू टी। अब इसको हम u स्क्वायर को ऐसे रहने दें, और 2 कॉमन करें तो कितना हो जाएगा, इतने को एक साथ हम जाके ले लें, 2a हम कॉमन ले लें यहाँ से, और बाकी मान में कोई परिवर्तन न हो। 2a हमने कॉमन ले लिया साथियों, तो यहाँ पर इसमें देखिए a तो कॉमन ले लिया तो at स्क्वायर हो गया, 2 भी कॉमन ले लिया
तो कैसे जब मान में परिवर्तन नहीं होगा, यह हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपान 2। दोनों से गुणा करके देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, ए से गुणा होगा तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 2 कॉमन ले लिया है, ए भी कॉमन ले लिया है, तो यह प्लस हो गया यू टी। आप देख रहे होंगे कि यह यू टी प्लस ऐसे लिखें इसको, तो यह वास्तव में गति का दूसरा समीकरण है। थोड़ा सा उल्टा ये लिखा गया है, इसको अभी लिखते हैं तो दिखेगा यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसको देखिए, इसको पहले लिख दें यू टी और प्लस बटा 2 है, इसको आगे कर दें 1/2 और a इंटू टी स्क्वायर। आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से यह गति का सेकेंड इक्वेशन है, यानी s बराबर जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है वही है, तो इसकी जगह पर s रख सकते हैं। यह हो जाएगा भी यू स्क्वायर प्लस 2a और इसके जगह पर s। यह v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यह गति का तीसरा समीकरण है। आपने देखा कि पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी हमने प्राप्त किया, दूसरा समीकरण यही प्राप्त किया है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण हम लोगों ने प्राप्त किया v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब इन समीकरणों को कैसे क्वेश्चन में प्रयोग किया जाए, क्वेश्चन तो अगले वीडियोज में हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे और अभ्यास हम लोग करेंगे। ये जो 3 समीकरण हैं इनके रूप विभिन्न हो जाते हैं। यदि अभी मैंने बताया कि त्वरण धनात्मक हो, बढ़ रहा हो, तो उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं या सिर्फ त्वरण नाम से जानते हैं, लेकिन त्वरण कम हो रहा हो तो उसको निगेटिव त्वरण कहते हैं। और जैसे कोई वाहन हो जो रुक रहा हो तो वहाँ पर ए माइनस हो जाएगा, ए का चिन्ह माइनस लगाएंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। अरे वस्तुएं तो अक्सर 0 से चलती हैं, तो u कहने का मतलब साथियों ये है कि जब से हमने मेजरमेंट शुरू किया, गणना शुरू किया, उस समय वस्तु का वेग u वह प्राप्त कर चुकी है, अब प्राप्त कर चुकी है। और जब हमने गणना अपना समाप्त किया, मेजरमेंट हमने समाप्त किया, प्रयोग समाप्त किया, उस समय तक वस्तु का वेग भी हो गया है। तो ये हमारे मेजरमेंट पर निर्भर है कि कब से हम प्रेक्षण ले रहे हैं, उस समय वेग u है, और अंतिम जब प्रेक्षण को हम बंद कर रहे हैं उस समय भी है। इस बीच में t समय लग रहा है और वस्तु पर बल लगने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न जो हो रहा है वह a है, और t सेकेंड में चली गई दूरी या तय विस्थापन s है। इस आधार पर इन 3 समीकरणों को प्राप्त किया गया है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब आगे चर्चा करते हैं। ए के बारे में बता दिया कि यह पॉजिटिव निगेटिव कब होगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से, रुकी हुई अवस्था से चलती है तो वहाँ पर u 0 हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा u 0 हो जाएगा। यदि कोई वस्तु चलती हुई आ रही है और धीरे धीरे वेग कम होते होते वह रुक जाती है, वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। और ये हो गया u कब 0 होगा, v कब 0 होगा, a कब निगेटिव होगा, ये मैंने बता दिया। दूसरा समीकरण का रूप है, यह क्षैतिज गति के लिए है। धरातल पर सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही हो और इसका वेग बढ़ रहा हो, उस पर त्वरण हो, इसके लिए है। यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर से नीचे की ओर और या नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही हो तो जानते हैं कि ऊंचाई कहते हैं। यदि चली गई जो दूरी है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो या नीचे की ओर हो तो उसे हम दूरी नहीं कहते बल्कि हाइट कहते हैं, और h से डिनोट करते हैं। तो h के जगह पर h हो जाएगा। यदि ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में कोई वस्तु नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है या ऊपर से नीचे गिर रही है तो
यस के जगह पर यच रखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह ए जो है क्षैतिज त्वरण है वस्तु में, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में जब वस्तुएं गिरती हैं तो अनायास पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। उसे हम जी से डिनोट करते हैं। आप पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर में है और कुछ 8 वगैरह में पढ़े होंगे। जी से डिनोट करते हैं और उसका मान नियत होता है। जी बराबर वैसे होता है, यहाँ थोड़ा सा लिख दें, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक जगह पर जी हो जाएगा। जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही हो तो जी धनात्मक होगा, और नीचे से ऊपर फेंका जा रही हो वस्तु को तो जी निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम भिन्न भिन्न समय पर इस समीकरण के भिन्न भिन्न रूपों का उपयोग करते हैं। जी ऊपर से नीचे जी धनात्मक, एक जगह पर जी लिखेंगे, यस के जगह पर एच लिखेंगे, और नीचे से जब फेंकी जा रही है तो यू धनात्मक होगा, मान होगा उसका। लेकिन मान लीजिए नीचे से ऊपर फेंकी जाए, किसी ऊंचाई पर जाते जाते वेग शून्य हो जाए तो वहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ऊपर से यदि कोई वस्तु ऐसे छोड़ दी जा रही हो, ऐसे छोड़ दें, तो प्रारंभिक वेग उसका u 0 हो जाएगा। तो कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, कब एच, कब एस, यह सामान्य बात है, इसका ध्यान हमें रखना है। एक बात और महत्वपूर्ण है साथियों, ये जो गति के 3 समीकरण हैं, यह अदिश रूप है गति के समीकरणों का। सदिश रूप जो इसका होता है आगे की कक्षाओं में है, लेकिन यहीं पर हम लगा दें ऐसे वेक्टर यह, और ए के लिए टी अदिश है, यस, तब यह दूरी विस्थापन हो जाएगा और इस प्रकार गति के समीकरण हो जाएंगे। गति के समीकरण जो होंगे इस प्रकार हो जाएंगे। और ए यस भी, तो गति के समीकरणों का रूप इस प्रकार हो जाता है। लेकिन हम लोगों के स्तर पर गति का अदिश समीकरण रूप ही हमें पढ़ना है। और साथियों, वीडियो पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। फिर इसके आगे अगले वीडियोज में हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।